अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। लहू के ताजरों की सफाकी और स्याहकारियों की लहू रंग दास्तान। लम्हा लम्हा दहशत, लम्हा लम्हा मौत की तरफ बढ़ती हुई कहानी। लहू के ताजर। किस्त नंबर 2। बाबर के कुछ अज़ाइम थे। वो माशरे को सज़ा देना चाहता था और जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाकर ताकतवर बनना चाहता था। इस काम के लिए वो हर बड़े शहर में यूनिट कायम करना चाहता था। उसका कहना था कि दहशतगर्दी के बगैर ये काम बिल्कुल मुमकिन नहीं। शहनाज ने कहा कि वो भी इस यूनिट में शामिल होना चाहती है। इसके लिए तुम्हें अपनी अहलियत साबित करना होगी। एक आजमाइश से गुजरना होगा तुम्हें, बाबर ने कहा। और अब आजमाइश का वक्त आ चुका था। वो बाबर के साथ रावलपिंडी चली आई थी। अब उसका ना कोई घर था ना कोई शहर। रावलपिंडी में उनका यूनिट मुकम्मल हो चुका था। मशकूर तो कराची में ही बाबर के साथ था। वो बाबर का ऐसा मुरीद था जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। उसमें अकल नाम की चीज़ न थी। वो बस सिर्फ और सिर्फ हुक्म का बंदा था। रावलपिंडी में उन्हें शहला और नज़ीर मिले। उन दोनों के साथ भी एक एक कहानी मंसूब थी। शहला की कहानी तो शहनाज से मिलती जुलती थी। नज़ीर को माशरे के दौलतमंद लोगों के साथ रहते हुए संगीन शिकायत थीं। उसकी बेटी को 1 साल पहले ब्लड कैंसर हुआ। वो एक कारखाने में मामूली कारीगर था। हुकूमत के लोगों से लेकर आम दौलतमंद लोगों के आगे उसने हाथ फैला दिया, मगर किसी एक ने भी उसकी ना सुनी और उसकी नन्ही बेटी एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गई। वहाँ बाबर ने शैला की आजमाइश की थी। शहला आजमाइश में पूरी उतरी तो थी, लेकिन उसका अंदाज बाबर को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था। वो दोपहर का वक्त था। वो पांचों गाड़ी में बैठे शहर से बाहर जा रहे थे। वहाँ खेत ही खेत थे। आबादी बहुत कम नज़र आती थी। अचानक बाबर ने गाड़ी रोक दी। सामने ही खेतों में एक दहकान बैठा खाना खाता नज़र आ रहा था। बाबर ने डैशबोर्ड से रिवॉल्वर निकालकर शहला को दे दिया और सादगी से कहने लगा, जाओ, इस शख्स को जाकर शूट कर दो। शहला हैरान परेशान बैठी रह गई। उसने एहतजाज किया कि वो एक मासूम आदमी है, उसे मारने का क्या फ़ायदा हासिल। उस पर बाबर ने कहा कि यूनिट में शमूलियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, वरना अभी कार से उतर जाओ। हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक भी नहीं रहेगा। जल्दी करो, फैसला करो। शहला दिल कड़ा करके कार से उतरी और दहकान की तरफ बढ़ गई। दहकान ने खाना खाते खाते नज़र उठाकर उसे गौर से देखा। उसने रिवॉल्वर को नज़रअंदाज कर दिया था, जैसे वो कोई खिलौना नज़र आता हो, और फिर खाना खाने में मसरूफ़ हो चुका था। शहला ने गोली चला दी। गोली दहकान की आंखों के दरमियान पेशानी के वस्त में जा लगी। वो निवाला हाथ में लिए पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसके चेहरे पर उस वक्त भी बेपरवाही नज़र आती थी। शहला पर लर्ज़ा तारी हो गया। वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्लाती हुई गाड़ी की तरफ भागने लगी। उसके कार में बैठते ही बाबर ने कार को तेज़ी से दौड़ा दिया। वो शौक शहला पर कई दिन तक तारी रहा। दहकान का बेपरवाही के तासुर वाला चेहरा उसे कई दिन तक सताता रहा था। बाबर के नज़दीक ये बहुत ज़्यादा बड़ी कमज़ोरी थी। वो शहला को अब नापसंद करने लगा था और अब शहनाज सोच रही थी कि वो बाबर की नापसंदीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये यूनिट ही अब उसका सब कुछ था। उसकी फैमिली थी, उसका सब कुछ। चलो भाई, अब चल दो। बाबर की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। आजमाइश का वक्त आ पहुंचा। कमाल इन दिनों बहुत परेशान था। परेशानी की वजह सूफिया थी। सूफिया के और उसके दरमियान तलखी बढ़ चुकी थी। वजह वही थी। सूफिया का कहना था कि वो बाद में मुलाजमत छोड़ देगी, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ इसलिए
स्कूल की जॉब छोड़ देना कि वो शादी कर रही है कुछ मुनासिब नहीं लगता, जबकि कमाल का इसरार ये था कि वो शादी से पहले ही इस्तीफ़ा दे दे। फौज के साबिक कैप्टन कमाल की ज़िंदगी इब्तिदा से ही नशेबो फराज से इबारत रही थी। उसने 67 में आर्मी ज्वाइन की थी और जब उसने आर्मी ज्वाइन की थी तो उसका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक था। वो बहुत अच्छा फ़ौजी था, उसका रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा शानदार था। 1970 में उसकी पोस्टिंग मशरक़ी पाकिस्तान में हुई। 1971 की जंग में अस्करी बेबसी के बावजूद उसने कई कारनामे अंजाम दिए। दिसंबर में वो अलमिया हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 90,000 फौजियों को हथियार डालने पड़े। वो जंगी कैदी बन चुका था। इस जिल्लत आमेज़ कैद के दौरान भारतीयों ने पाकिस्तानी फौजियों का मोराल तबाह करने के लिए वो हथकंडे इस्तेमाल किए जो तारीख पर बदनुमा दाग की हैसियत रखते हैं। रिहाई के बाद कमाल ने रिटायरमेंट का रास्ता कबूल किया। वो महसूस करता था कि वो इतना पुरएतमाद और सख्त जान नहीं रहा जो पाकिस्तान के फौजी जवान अपने लिए ज़रूरी समझते हैं। वतन वापसी के बाद वो ज़ाती अलमिया रूनुमा हुआ जिसने उसे भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला कर दिया। उसकी वापसी को 2 साल गुजरे थे और वो वापस आकर कराची में एक कमर्शियल इदारे में जॉब कर रहा था कि गांव में नामालूम अफराद ने रात को उसके घर पर हमला करके उसके पूरे ख़ानदान को जिंदा जला डाला। उसकी पूरी कायनात इस आग में जलकर ख़त्म हो गई। माँ, बाप और चहेती बहन। वो मुलाजमत छोड़कर गांव में वापस आ चुका था। वहाँ अब कुछ भी बाकी ना था। पुलिस कातिलों का सुराग बिल्कुल नहीं लगा सकी थी। पहले तो उसने बाकी ज़िंदगी इंतकाम के नाम करने का इरादा किया, मगर फिर उसे लाहासिल जानते हुए अपनी ज़मीन बेचकर कुछ रकम अपने पास रख ली और बाकी फिक्स डिपॉजिट में रखवा दी। फिर उसने हमेशा के लिए आबाई गांव को खैराबाद कह दिया। इस दौरान उसने कई मुलाजमतें कर डाली और फिर उन तमाम मुलाजमतों को छोड़ भी दिया। उसका दिल कहीं नहीं लगता था, बस किताबें ही उसकी दौलत थी। अंग्रेज़ी अदब और फिक्शन से उसे ख़ास दिलचस्पी थी। कमाल ये था कि इस सब कुछ के बावजूद भी उसकी फितरी खुशमिजाजी रुखसत नहीं हुई थी। अलबत्ता कभी कभी उसकी ज़बान में माजी का वो जहर ज़रूर उतर आता था जो उसने चुपके से खामोशी से पी लिया था। पिछले 5 साल से वो मरी के पाइन वुड्स कॉन्वेंट स्कूल में जूनियर और सीनियर कैम्ब्रिज के तलबा को अंग्रेज़ी अदब पढ़ा रहा था। सूफिया भी तकरीबन 1.5 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रही थी। दोनों बहुत तेज़ी से एक दूसरे के करीब होते चले गए। दोनों के दरमियान फैमिली का ज़िया और तन्हाई एक अहम कदर मुश्तरक थी। इस बात ने उनके दरमियान उम्र के फ़र्क को भी तकरीबन मिटा दिया था। ये अलग बात थी कि कमाल की उम्र 44 साल थी, लेकिन वो 30 या 35 साल से ज़्यादा का नहीं लगता था। अब ज़िंदगी में पहली बार वो अपने उजड़े हुए घर को आबाद करना चाहता था, अपने बाप की नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता था। उस सुबह कमाल स्कूल के दफ्तर में पहुंचा। सेक्रेटरी मिसेस जाफरी ने मुस्कुराते हुए उसका खैर मकदम किया। कमाल, तुम पहले प्रिंसिपल साहब से मिल लो, फिर बात करेंगे। खैरियत? मेरा ख्याल है मुझे निकाला जाने वाला है। कमाल ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, इसके बरक्स वो चाहते हैं कि तुम जॉब छोड़ने का इरादा तर्क कर दो। जाओ, वो इस वक्त फारिग हैं, जाओ जल्दी से जाकर उनसे मिल लो। कमाल स्कूल के प्रिंसिपल जमीलुर रहमान के कमरे की तरफ को चल पड़ा। जमील साहब उसे पहली ही नज़र में भाग गए थे, इसलिए वो अब तक यहाँ से जा नहीं सका था, बल्कि टिका हुआ था, वरना इतने अरसे उसने कोई जॉब नहीं की थी। टिकने का इरादा उसका अब भी न था। आओ कमाल, आओ बैठो, जमील साहब ने उससे कहा। कॉफ़ी आने वाली है, फिर मिलकर पीते हैं। आप ये फरमाइए कि मुझे इस मुलाकात का एजाज़ क्यों बख्शा गया? कमाल ने शगुफ्तगी से सवाल किया। क्या मतलब? जमील साहब ने दराज से पाउच निकालकर पाइप भरना शुरू किया। ये मुलाकात तुम्हारी ख्वाहिश पर नहीं हो रही। कमाल हंसने लगा। फिर कोई गलतफहमी हो गई है क्या? अब मैं चलता हूँ। अब आ गए हो तो बैठो, जमील साहब ने जल्दी से कहा। ये बताओ, मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं तुम्हारे? वो पाइप सुलगाने लगे। मैं अब ये जॉब नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना बताने के लिए आया था। तो फिर? मैं गांव जाकर ज़मीन ख़रीदना और वहाँ घर बसाना चाहता हूँ। घर तुम यहाँ भी तो बसा सकते हो। ठीक कहा आपने, लेकिन मैं पुराने घर की राख से नया घर तामीर करना चाहता हूँ। समझे आप? तुम जैसे समझदार आदमी से ऐसी जज्बातियत की उम्मीद मुझे नहीं थी।
सुनो, सूफिया से ताल्लुकात तुम्हारे कैसे चल रहे हैं आजकल? वही झगड़ा है जनाब, जॉब वाला। मगर अब मैंने फैसला कर लिया है। 1 तारीख को मैं 1 माह का नोटिस देता हूँ। अगले माह मैं यहाँ से चला जाऊँगा, हमेशा के लिए। मुझे तो उम्मीद नहीं। जमील साहब ने पाइप का कश लेते हुए उसे गौर से देखा। सूफिया बहुत प्यारी, माकूल और समझदार लड़की है और तुम उसे बहुत पसंद भी करते हो। शायद ऐसा ना हो। यही तो बहुत मुश्किल है। कमाल ने ठंडी सांस लेकर कहा। पूरी उम्र में एक वही तो पसंद आई थी मुझे, लेकिन वो बेकार की जिद में अपना और मेरा वक्त खराब करती है। बहरहाल अब मेरा फैसला अटल है। मेरे ख्याल में तो तुम बेकार की जिद करते हो। देखो, जब तुम बाप बनोगे ना तो वो खुद जॉब छोड़ देगी। छोड़िए इन बातों को, कोई और बात करें। कमाल का लहजा अचानक तल्ख हो गया। ये बताइए आपने क्यों मुझे बुलवाया था? जमील साहब भी कुछ संजीदा हो गए। बात यह है कमाल कि मैं अपने सबसे अच्छे टीचर को खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें वाइस प्रिंसिपल के ओहदे की ऑफ़र करता हूँ। इस पर ज़रा संजीदगी से गौर करना। तनख्वाह भी बहुत माकूल मिलेगी तुम्हें। उसी वक्त चपरासी कॉफ़ी लेकर अंदर आ गया। कमाल सोच में पड़ गया। स्कूल बहुत अच्छा था। मुल्क भर के बड़े लोगों के बच्चे वहाँ तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद नज़र आते थे। मेरे पास 2 तजावीज़ हैं तुम्हारे लिए, जमील साहब ने आगे कहा। 1 साल की छुट्टी ले लो और अपने आबाई गांव में घर बसा लो। 1 साल तक मैं किसी मुतबादिल टीचर से काम चला लूँगा। 1 साल बाद यहाँ वापस आ जाओ। दूसरी ये कि मौसम गर्मा की 1 माह की छुट्टियों में हनीमून मनाओ और वापसी पर वाइस प्रिंसिपल की जिम्मेदारियाँ संभाल लो। यहाँ ज़मीन मैं तुम्हें दिलवा दूँगा। मकान की तामीर के लिए स्कूल से कर्जा भी मिल जाएगा। कमाल कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। अभी कुछ ना कहो, सोचने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। सूफिया से भी मशवरा कर लो, फिर इत्मीनान से मुझे हतमी जवाब दे देना। अब तुम कॉफ़ी पियो और कोई और बात हो तो कर लो। ओके, अब बोलो। कमाल कॉफ़ी पीकर वहाँ से चुपचाप उठकर आ गया। तीसरी मंजिल पर अपने क्लासरूम की तरफ जाते हुए उसका सामना सूफिया से हुआ। शाम 6:30 बजे कैफ़े रिमझिम में। कमाल ने गुजरते हुए कहा। सूफिया अचानक से रुक गई। कोई ज़रूरत नहीं, उसने झुंझुला कर कहा। अब क्या बात करनी है तुम्हें? बात तो करनी है ना, ज़रूरी बात है। शाम 6:30 बजे, कमाल ने कहा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर आगे चला गया। वो क्लासरूम में खिड़की के पास बैठ गया। तलबा की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। वो सामने क्रिकेट स्टेडियम की तरफ गौर से देखता चला जा रहा था, जो अब दोबारा से फिर सरसब्ज हो गया था। अब वो सोचता चला जा रहा था, क्या उसकी ज़िंदगी में भी कभी बहार आएगी? लेकिन सूफिया के बगैर ये मुमकिन न था। आखिर ये सूफिया इतनी ज़िद्दी क्यों बन गई? फिर उसने सोचा, ज़िद तो मैं भी कर रहा हूँ। ये नहीं सोचता कि अब मेरे पास ज़िद में ज़ाया करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। घंटी की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। पीरियड शुरू हो रहा था। अब उसे क्लास के लिए जाना था। मुसलसल 3 पीरियड्स ने उसे बेहद थका दिया था। वो सिगरेट पीने की गर्ज से फैकल्टी लाउंज की तरफ को चल पड़ा। इमारत में हर मंजिल पर एक फैकल्टी लाउंज बना था, लेकिन पहली मंजिल के लाउंज में तिल धरने की जगह नहीं होती थी, जबकि दूसरी मंजिल का फैकल्टी लाउंज नॉन स्मोकर्स के लिए मखसूस था। चुनांचे वो चौथे खाली पीरियड में तीसरी मंजिल के फैकल्टी लाउंज में जाकर सिगरेट पीने लगा। लाउंज में पीटी इंस्ट्रक्टर मुजफ्फर खान पहले से मौजूद थे। वो बेहद भारी भरकम साबिक फौजी आदमी थे। कमाल को तो इस बात पर हैरत होती थी कि उसकी मुजफ्फर खान से कैसे बनती थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ लोग थे, बल्कि बरक्स थे। गर्मी हो या सर्दी, उन दोनों के मिजाज कभी नहीं मिलते थे। गर्मी हो या सर्दी, मुजफ्फर साहब हमेशा नेकर पहने रहते थे, जैसे मौसमों से उसका कोई ताल्लुक ही ना हो। वो अपनी जिम्नेजियम की क्लासों को किसी आर्मी सार्जेंट के अंदाज में चलाते थे। कमाल को उन पर रश्क आता था, लेकिन वो जानते थे कि वो अपनी क्लास को इस अंदाज में नहीं चला सकेगा, वरना लुत्फ़ी क्या रहेगा। आज तुम बच्चों पर किस अंदाज का तशद्दुद कर रहे हो? उसने मुजफ्फर से सवाल किया। बास्केटबॉल खिलाकर आ रहा हूँ सबको। कमबख्त कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का भुर्ता ही बना डालें। मुजफ्फर ने जल्दी से जवाब दिया। और तुम सुनाओ, आज बच्चों की कैसी ब्रेन वॉशिंग की तुमने? मैं ये फैसला करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज उन्हें कौन सी किताब शुरू करवाई जाए। ये बताओ, ये किताबें पढ़ाने से क्या हासिल होगा तुम लोगों को? इससे उन्हें ज़िंदगी के और ख़ुद अपने बारे में बहुत कुछ
समझने में मदद भी तो मिलेगी। इसीलिए तो किताबें पढ़ाई जाती हैं। किताबें तो वो खुद भी पढ़ सकते हैं और बाद में भी पढ़ सकते हैं। मुजफ्फर ने भी एतराज़ किया। इस वक्त का मुताला उन्हें बाद में किताबों से अखज़ करने में मदद देगा, लेकिन तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। बस ये समझ लो कि ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम भी अच्छे खासे मसखरे इंसान हो। कमाल ने मज़ीद गुफ्तगू से बचने के लिए किताब में पनाह ले ली। कभी कभी उसे मुजफ्फर खान पर बहुत ज़्यादा तरस भी आता था। वो बेचारा खुद को बहुत ज़्यादा अहम समझता था, और इतना अहम कि तलबा को शरारत से रोकने के लिए वो उन्हें खेल में लगाए रखता था। सीधा सादा आम सा फौजी आदमी था। तालीम की अहमियत उसकी समझ में नहीं आती थी। वो तो बस जिस्म का आदमी था। वो दूसरी टीचर्स की अहमियत समझने से बिल्कुल कासिर था। कमाल ये तयन नहीं कर सका था कि कौन सी किताब पढ़ाई जाए। खाने का वक्फा हो चला। लाउंज में टीचर्स जमा होने लगे। कमाल ने अपना लाया हुआ सैंडविच बाहर निकालकर खाना शुरू कर दिया। फिर वो अपनी क्लास में चला गया। थोड़ी देर बाद तलबा की आमद का सिलसिला भी शुरू हुआ। कमाल ने सोचा किताब के सिलसिले में तलबा ही से दरियाफ्त कर लिया जाएगा। वो सीनियर कैम्ब्रिज की क्लास थी, इसीलिए वो कोई अच्छा जवाब दे सकते थे। उसके सवाल के जवाब में अली ने हाथ उठाकर किताब का नाम बताया। स्कूल वालों के नज़दीक ये किताब दीनी नुक्ते नज़र से अच्छी नहीं, कमाल ने तबसरा किया। तो फिर इस किताब के मुतालिक क्या ख्याल है? ये भी नहीं चलेगी, कमाल ने कहा। ये फारिग तहसील होने के बाद पढ़ने वाली किताब है, अभी की नहीं। नाजिया तौकीर ने हाथ उठाया। कमाल ने उसे बोलने की इजाज़त दी। ऐसा करें सर, ये वाली किताब पढ़ा लें। मैं भी यही सोच रहा हूँ नाजिया, कमाल ने कहा। ये लाइब्रेरी में मौजूद भी है और पढ़ लेते हैं। छोड़े ना जी, ये कैसी किताबें पढ़ते हैं आप? ये रईस की आवाज़ थी, जो कमाल के लिए सबसे बड़ा मसला बना हुआ था। वो क्लास में कम ही आता था, और जब भी आता था तो गड़बड़ ज़रूर फैलाता था। कोशिश करता था कि कोई भी यहाँ पर पढ़ने ना पाए। उसे मुनफरिद बनने का, सबसे मुख्तलिफ रहने का खौफ था। उसके कपड़े हमेशा मैले होते थे। क्या मसला है रईस तुम्हारे साथ? कमाल ने आहिस्तगी से पूछा। अब ये कि जी, पढ़ाई वाली बात ख़त्म करें ना जनाब। कोई सी भी किताब मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं आपसे बहस नहीं करूँगा। आप एक्सपर्ट हैं। अगर आप ये फजूलियात हमारे हलक से उतारना चाहते हैं तो यही सही। अच्छा, ये बता दो कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो? क्या पसंद करोगे पढ़ना? कमाल ने उससे सवाल किया। मैं माओ की सुर्ख किताब पढ़ना चाहता हूँ, या फिर मार्क्स को पढ़ना चाहता हूँ। मुझे चे गेवरा, कास्तर्द और होची मुँह की सवाने उम्री पढ़नी है। माओ का हशर और रूस का अंजाम देखने के बावजूद भी तुम्हें कुछ पढ़ना है, कमाल ने जहरखंद लहजे में कहा। वैसे भी कम्युनिज्म सोशल स्टडीज़ के तहत ही आता है। हम अंग्रेज़ी अदब और फिक्शन पढ़ते हैं। मेरे ख्याल में हम जिंदगी और उसके रवैये पढ़ रहे हैं, रईस ने तेज़ लहजे में कहा। इस मुल्क में आम लोग कितने नाखुश हैं, कितने महरूम हैं। रूस के ख़त्म हो जाने से कुछ भी नहीं बदला, समझे आप? सुनो बेटा, ये सियासतदानों और हुक्मरानों का काम है। तुम बिल्कुल बाहर निकलकर अमली ज़िंदगी का आगाज़ करो। जब आगाज़ करोगे ना तो सियासतदान बन जाना, फिर हुक्मरान बनने की कोशिश करना, और इसके बाद ये सब कुछ ठीक कर देना। मुझे यकीन है कि तुम इस मुल्क से महरूमी, गुर्बत और दुख का हमेशा के लिए खात्मा कर दोगे। इस बात पर सबको हंसी आ गई और सब हंसने लगे। रईस का चेहरा तमतमा उठा। अल्लाह की पनाह, आप तो अड़ियल बैल हैं, अड़ियल। इस पर तो बाद में बात होगी जनाब, कमाल ने बड़े तहम्मुल वाले अंदाज में कहा। ये जहमत ना करें, मैं यहाँ रुकूंगा ही नहीं। जब आप अपनी टॉप फॉर्म में होंगे ना, तब भी सख्त बोर करते हैं, मैं जानता हूँ। तुम्हारी ये परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाहर कैफ, एक दिन में इतनी तौहीन काफ़ी है। दूसरे अल्फाज में आप मुझे शटअप कहते हैं? तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। तुम्हारी समझदारी पर मुझे कोई शक नहीं रहा, कमाल ने कहा। उसने एक और राउंड जीत लिया था। ये सब कुछ किसी और क्लास में हुआ करता ना तो रईस को क्लास से निकाल दिया जाता, लेकिन कमाल जानता था कि तालिब इल्म को क्लास से निकाल दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं सीख सकेगा। ये बात रईस भी जानता था। चुनांचे बाकी पीरियड आफियत से गुजर गया। सब लोग क्लास से निकलने लगे तो नाजिया रईस के साथ हो ली। तुम सर कमाल को इतना तंग करते हो रईस, क्यों? रईस ने हैरत से उसे देखा। हमें कायल करना उनका काम है, लेकिन तुम उनकी इतनी हिमायत क्यों करती नजर आती हो? हाँ बोलो क्यों?
देखो वो बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छे टीचर भी। वो इस सलूक के मुस्तहिक बिल्कुल नहीं। गौर करो तो वो बहुत दिलचस्प और मानीखेज गुफ्तगू करते हैं। वो सीढ़ियों के करीब पहुंच गए थे। रईस ने कहा, मुझे वो दिलचस्प नहीं लगते। हमेशा वो खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। किसी से बातें करते हैं तो नजरें उसके सर के ऊपर रखते हैं। लगता है उसके पीछे दीवार से बातें करते हों, उस आदमी या उस लड़के से नहीं। ख्वाबों की दुनिया में गुम नजर आते हैं। काश कभी वो जमीन पर आ जाएं और हमारी भी सुन लें। बस यही बात है, तुम पता नहीं कहाँ की हाँकते रहते हो। नाजिया बोली, वो दूसरे टीचर से ज्यादा अपने तलबा की ही सुनते हैं। तुम उनसे जो चाहे पूछ सकते हो, मगर तुम उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा दिलवाते हो। मुझे तो लगता है तुम ये सब कुछ दिल से नहीं करते, बस जबरदस्ती। ये कहकर वो आगे चली गई। एक मिनट नाजिया, एक मिनट। रईस ने उसे दोबारा पुकारा। ये तुमने कैसे कहा? लेकिन नाजिया दूर चली गई थी। रईस को उसकी बात हकीकत से करीब तर महसूस हो रही थी। ये हकीकत थी कि वो बेसाख्ता कोई ऐसी बात कह देता था जो कमाल साहब को परेशान कर दे। न जाने क्यों वो ऐसा क्यों करता था, उसकी समझ में खुद भी नहीं आता था। दूसरी क्लासों में वो इतनी बदतमीजी करता ना तो टीचर बेफर जाते थे, तहम्मुल का दामन हाथ से छोड़ बैठते थे। लेकिन कमाल सबसे ज्यादा मुख्तलिफ टीचर था। वो जहानत भरी या पुरमिज़ाह बात को बेहद सराहता था और ऐसी वैसी किसी बात पर तालिब इल्म को आर पार हो जाने वाली नजरों से देखता रहता था। वो कभी चीखता चिल्लाता बिल्कुल न था। गुस्सा भी उसे बहुत कम ही आया करता था, लेकिन उसकी जबान में जाने कहाँ से ऐसी तेज धार आ जाया करती थी कि तालिब इल्म खुद को कटता महसूस करता था। उसका इलाज रईस ने ये निकाला था कि गैर मुताल्लिक या ममनुआ मौजू को बीच में ले आए और उन मौजुआत पर कमजोर दलाइल के साथ तेजी से बहस करता चला जाए। हठ धर्मी, जहालत और खुद को बरहक समझना वो इंसानी कमजोरियां हुआ करती हैं जिन्हें कमाल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस चैलेंज का जवाब देना वो जरूरी समझता था। उसे इस बात की परवाह बिल्कुल न थी कि रईस वजीर दाखिला का बेटा है।